नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नीतीश होंगे जेडीयू आरजेडी गठबंधन के नेता। लालू की मौजूदगी में मुलायम सिंह ने किया ऐलान। नीतीश ने कहा कांग्रेस भी गठजोड़ का हिस्सा, सीपीएम का शामिल होने से इनकार। कैश फॉर वोट मामले में चंद्रबाबू नायडू के कथित ऑडियो टेप से बढ़ा विवाद। तेलंगाना के सीएम केसीआर के खिलाफ कई जगहों पर मामला दर्ज। पक्ष का नायडू के इस्तीफे की मांग। केवी चौधरी होंगे नए केंद्रीय सत्ता आयुक्त। विजय शर्मा संभालेंगे केंद्रीय सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी। नियुक्त को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। मैगी के बाद दूसरी कंपनियों के नूडल्स, पास्ता और मैक्रोनी की होगी जांच। एफएसएसआई ने दिया आदेश। उपभोक्ता निपटान आयोग में नेस्ले इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज। और गिलगिट बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर चुनाव का बहिष्कार। लोगों की आजादी की मांग। भारत की पाकिस्तान को अवैध कब्जा छोड़ने की नसीहत। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में आज हुए चुनाव का लोगों ने बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया है। लोग मतदान की जगह पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान का महज दिखावा करार दिया है और इलाके से अवैध कब्जा छोड़ने की नसीहत दी है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना का जमावड़ा, दूसरी ओर लोगों का विरोध। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान की, जहां सोमवार को संगीनों के साए में चुनाव कराए गए। लोग पाकिस्तान की ओर से कराए गए चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सेना की मदद से स्थानीय दलों को अलग थलग कर रही है। अगर हमें दीवार को लगाने की कोशिश की गई और नताइज को तब्दील किया गया तो फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई माइकालाज हुकूमत नहीं करेगा और इस्लामाबाद से बड़ा धरना गिलगिट बाल्टिस्तान में खास का चारा कराकुम में दिया जाएगा। पाकिस्तान का विरोध करने पर यहाँ के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस इलाके की अनदेखी करता है और यहाँ चुनी गई सरकार को कोई महत्व नहीं देता। इसके चलते लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। बदलाव क्या होना है हमने पिछले 5 साल में देख लिया। वजीर आला, जो चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे और जो कैबिनेट मेंबर थे, सब हर हफ्ते में एक दफा कम से कम उनका बयान आता था कि जी फलां सेक्रेटरी जो मेरी बात नहीं मानता। भारत ने एक बार फिर गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके को अपना हिस्सा बताते हुए चुनाव को अवैध करार दिया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को गिलगिट और बाल्टिस्तान में कब्जा जताने से बचना चाहिए। Even the constitution of Pakistan does not recognize it as a part of Pakistan, and therefore any such kind of an initiative undertaken by Pakistan over there clearly smacks of some mischievous design. So as far as India is concerned, we go by the 1994 resolution of the Parliament, which was passed unanimously, which clearly states that there is nothing outstanding as far as Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan is concerned, except for retrieving back the portions of Jammu and Kashmir, including Gilgit बाल्टिस्तान which continue to remain under the illegal occupation of Pakistan. पाकिस्तान की अनदेखी और यहाँ व्याप्त बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जताया तो आतंकवाद के नाम पर उन पर सैनिक कार्रवाई की गई। साथ ही गिलगिट और बाल्टिस्तान इलाके का एक बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया गया है। 2009 में दुनिया को दिखाने के लिए स्वशासन के नाम पर चुनाव का ढोंग रचा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ का शासन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्त गवर्नर के जरिए चलाया जाता है। इसको लेकर लोगों में असंतोष बढ़ गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के प्रति पाकिस्तान का रवैया एक उपनिवेश से ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पनबिजली के संयंत्र तो कई लगे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को बिजली नहीं मिलती। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का वहाँ घोर अभाव है और इसी का फायदा उठाकर आईएसआई उन्हें आतंकवादी बना देती है। और यही कारण है कि अब लोग पाकिस्तान के इस रवैये का जवाब देने लगे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ रजाउल हसन लस्कर हैं, जो कि न्यूज कोऑर्डिनेटर है हिंदुस्तान से। रजाउल, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में अगर गिलगिट इलाके के आज के चुनाव की बात करूं, जिस तरीके से अब तक जो खबरें मिल रही कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा है और कई जगह पर क्लैश से झड़पें हुई हैं, पाकिस्तान के लिहाज से इस चुनाव के मायने हैं क्या असल में? ये देखिए, मैं जब इस्लामाबाद में पोस्टेड था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तौर से,
तो हमें जब ये 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को एक नियर प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया था, और उस वक्त जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे वो कहते थे कि ये हम कर रहे हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अब एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है उसके तौर पे हम एक फाइनलाइजेशन करना चाहते हैं। तो एक उस तरफ ये एक कदम था कि इस इलाके को उन्होंने नियर प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये इलाका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। इसके थ्रू चाइना के साथ पाकिस्तान का लैंड लिंक है, और अब जो पाकिस्तान और चाइना जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान कर रहे हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं वो लोग, इसके जो अहम हिस्से होंगे, जो रोड्स होंगे, जो रेलवेज होंगे, जो पाइपलाइंस होंगे, ये गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू जाएगा। तो इस वजह से मतलब पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। तो वो चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से मतलब पाकिस्तान में शामिल कर लेते हैं। ये कश्मीर का जब मसला हल हो या ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको एक उनका एक अंग बना दे। इससे पहले कि विरोध हो या फिर कहीं पर इसको सुनत करने की आवाज उठाई जाए, उससे पहले चुनाव के जरिए एक स्टैंपिंग की बात मैं कहूं तो 2009 को जो चुनाव हुआ था, क्योंकि आप वहां पर उस वक्त थे रिजॉल्व, तो किस तरीके से जो सेंटिमेंट्स थे वहां के स्थानीय लोगों के वो सामने आ रहे थे, या फिर कहा जाए कि जो खबरें इस बार मिल रही है कि फोर्सफुली वोटिंग के लिए वहां पर एक तरीके से जो है आर्म फोर्सेज लगी हुई हैं, वो तैयारी करती हैं और उसी के जरिए एक स्टैंपिंग की कोशिश होती है। जी देखिए, 2009 में मैं नहीं कहूंगा कि मतलब इलेक्शंस बिल्कुल फ्री एंड फेयर थे, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोगों को बहुत ज्यादा मतलब फोर्स किया गया था। वहाँ के जो है लोकल एस्पिरेशंस है वो, और वहाँ पे काफी एक शिया माइनॉरिटी भी है, और वहाँ पे अगर आप देखें पिछले 5-6 सालों में काफी एक मिलिटेंसी का भी इंक्रीज हुआ, काफी तेज हुआ है। तालिबान के काफी अटैक्स हुए, एक माउंटेन कैंप पे अटैक हुआ था, उस पे काफी फॉरेनर्स भी मरे थे, और शियाओं के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे काफी से मतलब टेंशंस भी है, इंटरनल टेंशंस भी है, पॉलिटिकल अपने वहाँ के जो लोग हैं उनके भी कुछ अपने एस्पिरेशंस है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखें, अभी कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान का जो गवर्नर है वो एक पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे जो एस्पिरेशंस है इनको वो मतलब वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से मैं कहूँ इस पूरे के पूरे इलेक्शन को लेकर भारत सरकार का जो रुख सामने आया है, पहली बार क्या आप देख रहे हैं इस तरीके का आक्रामक रुख दिख रहा है, या इससे पहले 2009 में भी कमोवेश कुछ इसी तरह के बयान फिर या यही स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था? 2009 में भी इंडिया ने यही कहा था, जब पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट ने इस इलाके को नियर प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया था, तो हमने उस वक्त भी एमईए ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इस बार बहुत ही सख्त मतलब एक स्टेटमेंट आया है एमईए की तरफ से, और जो मिनिस्टर साहब ने भी आज जो कहा है, और पहले एमईए ने ये साफ साफ कह दिया कि ये एक अटेम्प्ट है इलेक्शन करके एक फोर्सिबल ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइज करने का। तो मुझे लगता है इस बार काफी स्ट्रांग रिएक्शन तो हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। तो मुझे लगता है वो शायद हमारे इस स्टेटमेंट का एक रिस्पॉन्स था। जी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जिस तरह की पॉलिसी देखी और जो बयान दिख रहा है, असल में ये क्या संकेत दे रहा है पाकिस्तान में, मैं कहूँ कि गिलगित को लेकर, या फिर अब तक जो डिस्प्यूटेड लैंड रही है, फिर जो कश्मीर को लेकर उनका एजेंडा था एक, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति दिखती है? मुझे लगता है देखिए, आपको दो चीजें देखने होंगे। एक तो है जो कश्मीर का मसला है, जो मेन मसला है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो अगर आप एक कुछ करके मतलब एक नियर प्रोविंशियल स्टेटस देके इलेक्शंस करके अगर आप दिखा लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, और उससे पहले आपने ऑलरेडी अक्साई चिन्ह तो दे दिए, तो वो एक इंडिया के लिए एक अच्छा मतलब पोजीशन नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो एक बहुत ही अहम चीज अभी जो हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके खिलाफ भी इंडिया ने काफी मतलब स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल। मोदी साहब ने खुद कहा है कि चाइना जब गए थे दैट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मुझे लगता है वो दोनों चीजें मतलब हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वही मतलब उसका इंडिकेशन है। रिजवाल, एक आखिरी सवाल, क्या गिलगित को लेकर भारत को जिस तरीके के स्टैंड की जरूरत थी, जिस तरह का स्टैंड मैं कहूँ कि अगर आक्रामक रुख अगर पाकिस्तान का दिखता है कई मुद्दों को लेकर, वहां पर चूक रही है और अब शायद उसको सुधारते हुए वो तीव्र वापस लाए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक जो लार्जर पिक्चर है उसको भी देखना पड़ेगा कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं कि मतलब बड़ा टाइज एकदम फ्रोजन ही है।
फॉरेन सेक्रेटरी साहब गए थे वहां पे, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तो हमें ये लॉक जैम को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं तो सोचता हूं कि बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है, क्योंकि हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमें क्या क्या, मतलब पाकिस्तान को क्या क्या करना होगा टॉक्स रिज्यूम करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ जब टॉक्स रिज्यूम होते हैं तभी शायद हम इसके ऊपर कुछ और कर सकते हैं। रिजवाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बिहार का विधानसभा चुनाव, बीजेपी के खिलाफ जुटा जनता परिवार, नीतीश होंगे मुख्यमंत्री उम्मीदवार। लालू की मौजूदगी में नीतीश ने किया ऐलान। देखिए पहली खबर, नीतीश पर सहमति, आज रात 8 बजे। नीतीश कुमार की अगुवाई में आरजेडी और जेडीयू मिलकर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नीतीश गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने इसका ऐलान किया। इससे पहले नीतीश ने कहा कि कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई भी बयान नहीं आया है। नीतीश लालू के बीच मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर जारी तनातनी का पटाक्षेप हो गया है। दिल्ली में लालू यादव की मौजूदगी में मुलायम सिंह ने ऐलान किया कि नीतीश ही गठबंधन के नेता होंगे। लालू यादव ने बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन को समय का तकाजा करार दिया। एक होकर के रहेंगे और रहते रहे, वही लोग हम सब हैं। लेकिन मैं लालू प्रसाद जी को विशेष धन्यवाद देते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का नाम पेश किया है और कहा कि हम कैंपेन करेंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। तरह तरह की बातें मैं जानता हूं कि सांप्रदायिक ताकतें किस तरह से काम करती है। जगह जगह जो है, अब नाम लेने से नहीं, जो मीडिया में भी जो सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित है लोग बोलते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नीड ऑफ द आवर है। नीतीश तो मुख्यमंत्री है, समर्थन जारी है। हालांकि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने कांग्रेस और लेफ्ट को साथ लेकर चुनाव लड़ने पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार ने जरूर कहा कि कांग्रेस भी इस गठबंधन में स्वाभाविक तौर पर शामिल है। बाई इलेक्शंस हुए थे 10 स्थान पर पिछले साल, तो उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल था। इसलिए आगे के तालमेल में तो कांग्रेस पार्टी शामिल है ही। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जेडीयू आरजेडी गठबंधन को अवसरवादी गठजोड़ बताया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए 2/3 से सरकार बनाने में कामयाब होगी। बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि आगामी चुनाव में लालू नीतीश के मिलन का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं होने वाला है, ये नौटंकी चल रही है और उसमें ये मैं आज भी फिर भविष्यवाणी करता हूं कि ये गठबंधन क्या कहते हैं कि नहीं होगा और एनडीए वहां 2/3 बहुमत से जीत करके हम पावर में आएंगे। हताश, हारे हुए, मजबूर लोगों ने मजबूरी में गठबंधन किया है। तो बिहार की जनता देखेगी वो नीतीश कुमार जो 17-18 साल से लालू जी के कुशासन का विरोध करते थे भाजपा के साथ, आज उनके साथ आकर के नया बिहार बनाएंगे। नीतीश के नाम का ऐलान करने के दौरान लालू ने अपने पार्टी नेताओं को सारे मतभेद भुलाकर जेडीयू से तालमेल कर चुनाव तैयारियों में जुटने का भी संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करने के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें दोनों दलों से 3-3 सदस्य शामिल किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे की पेचीदगियां सुलझनी अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार के नाम के ऐलान के बाद अब मुकाबला आमने सामने का है। कैमरा पर्सन सुरेश और वरिष्ठ सहयोगी श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और उस बीच सीपीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया।
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि बिहार में सभी वाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीपीएम ने अगले महीने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाने का भी ऐलान किया। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ बनने वाले आरजेडी जेडीयू गठबंधन में सीपीएम शामिल नहीं होगी। सीपीएम महासचिव येचुरी ने वाम दलों की एकजुटता पर जोर दिया है। तीनों कांग्रेस पार्टियां, हम तीनों ने यही तय किया था कि हम तीनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। अब जितना हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारा यही मानना है और ये भी हकीकत है देश की राजनीति में। हम जितना मजबूत होंगे उतना ही मजबूत होगा आपकी सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष। सीपीएम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। येचुरी ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफलताओं का साल कहा है। That the first fortnight of August, from the 1st to 14th, all the units of the party will launch struggles on the pressing local issues in their areas. सीपीएम की 2 दिन की केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी के खिसकते जनाधार को रोकने और केरल और पश्चिम बंगाल में जनता में भरोसा पैदा करने को बड़ी चुनौती माना गया। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। कैश फॉर वोट मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कथित ऑडियो टेप आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। विवाद में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। टीडीपी ने के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। टीडीपी नेताओं ने आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं तेलंगाना ने मामले की जांच को जारी रखने की बात कही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफे की मांग की है। For everything, I am with you. What all they spoke, will honor. Yeah, right. And freely you can decide, no problem at all. Okay. एक निजी चैनल का दावा है कि ऑडियो टेप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें कथित तौर पर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में टीडीपी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की बात कह रहे हैं। टीडीपी ने इस टेप को फर्जी बताते हुए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का मामला दर्ज कर लिया है। दे हैव मैनिपुलेटेड, पूरा इसको तैयार करके 1 हफ्ते से बोल रहे हैं हमारे पास टेप्स है बोल रहे हैं। उधर तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की जांच को आगे जारी रखने की बात कही है। टीआरएस टेप के सही होने का भी दावा कर रही है। वो बहुत साफ सीधे सारे दुनिया के सामने पकड़े गए और कैश के साथ ही साथ और एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी अभी कार्रवाई चल रही है उनके यहाँ। अब चंद्रबाबू नायडू साहब अगर इसको आंध्र प्रदेश वर्सेस तेलंगाना राज्यों के बीच में एक फ्रिक्शन बनाना चाहते हैं और उसके जरिए अगर निकलना चाहते हैं केस से, तो सरासर गलत बात है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चंद्रबाबू नायडू के इस्तीफे की मांग की है। इसी की वजह से केसीआर को आज एक लेटर लिखा हूं, केसीआर जी ये पूरा एपिसोड को सीबीआई को हैंड ओवर करो। एंटी करप्शन कुछ भी इंक्वायरी करेगा तो तुम्हारा गवर्नमेंट है, वो ना बोल के चंद्रबाबू को इसमें फंसाने को देख रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है बोलेंगे। चंद्रबाबू नायडू पीबी नरसिंहा राव की तरह से इसमें फंसे हैं। जैसे नरसिंहा राव जी जेएमएम कांड में अभियुक्त थे, श्री चंद्रबाबू नायडू का भी वैसा ही हश्र होगा जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चे में श्री नरसिंहा राव जी का हुआ। कैश फॉर वोट के इस विवाद ने दोनों राज्यों की राजनीति को खासा गर्मा दिया है। दोनों राज्यों में प्रदर्शनों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सीवीसी और सीआईसी प्रमुखों के पदों पर नियुक्ति के लिए आज नामों का ऐलान कर दिया। वरिष्ठ सूचना आयुक्त विजय शर्मा को नया मुख्य सूचना आयुक्त और सीबीडीटी के पूर्व प्रमुख केवी चौधरी को देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ये दोनों पिछले 9 महीने से पद खाली थे और कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल, सीवीसी और सीआईसी के प्रमुखों के खाली पदों के लिए सरकार को निशाने पर लिया था। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीसी की नियुक्तियों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने नाम सार्वजनिक कर दिए। केवी चौधरी को सीवीसी और विजय शर्मा को सीआईसी बनाया गया है। विजय शर्मा केंद्रीय सूचना आयोग में ही आयुक्त के पद पर थे, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के चेयरमैन के पद से रिटायर्ड केवी चौधरी को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी चौधरी फिलहाल काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य थे।
भ्रष्टाचार निरोधक इन संस्थाओं के प्रमुखों के पद पिछले लगभग 9 महीने से खाली पड़े थे। केंद्रीय सूचना आयोग के ताजा आंकड़े के मुताबिक सीआईसी में इन नियुक्तियों के अभाव में 40 लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े थे। सीवीसी और सीआईसी के प्रमुखों के पदों पर चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाल में 2 बैठकें भी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल, सीवीसी और सीआईसी जैसी संस्थाओं में खाली पड़े पदों के लिए सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैगी नूडल्स पर पाबंदी लगाने के बाद सरकार ने दूसरे कई अलग अलग कंपनियों के भी नूडल्स, पास्ता और मैक्रोनी भी जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक संस्था FSSAI ने नेस्ले के अलावा ITC, GSK, रुचि, इंडो, नसन जैसी कंपनियों के उत्पादों को भी जांच के दायरे में ले लिया है। FSSAI ने मैगी उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग यानी कि NCDRC ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार का मामला दर्ज किया है। उस बीच कई राज्यों की ओर से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद मिजोरम ने मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। घातक लेड और MSG जैसे रसायन की अधिकता की वजह से मैगी नूडल्स पर देश भर में बिकने पर, उत्पादन और उसके वितरण पर पाबंदी लगाई गई है। देश भर में लाइट हाउस बनाने पर लगने वाले शुल्क का अब ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज इस सेवा की शुरुआत की है। लाइट हाउस समुद्री जहाजों को दिशा बताने में मदद करते हैं और अभी तक लाइट हाउस की मदद के बदले नकद भुगतान करना पड़ता था, जिससे जहाजों को 2 दिन तक खड़ा रहना पड़ता था। ऑनलाइन भुगतान होने से विदेशी जहाजों को कारोबार में आसानी होगी। नितिन गडकरी ने इसे ई-गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। गडकरी ने जानकारी दी कि लाइट हाउस और द्वीप समूहों को पर्यटन स्थल में तब्दील करने के लिए भी सरकार योजना बना रही है। डिपार्टमेंट में लगातार ई-गवर्नेंस के साथ सभी बातों को जोड़ने का जो प्रयास है, उससे लोगों की तकलीफें बहुत कम होने वाली है और इसका एक नया इनिशिएटिव और शुरुआत आज हमारे डायरेक्टर ऑफ लाइट हाउसेज जो है उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया। लंबे इंतजार के बाद ITO मेट्रो स्टेशन को आज से यात्रियों के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की। अब दिल्ली वासी सीधे ITO से बदरपुर का सफर कर सकेंगे। पहले ये सेवा मंडी हाउस से बदरपुर तक थी। ITO मेट्रो स्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिरोजशाह कोटला के अवशेषों तक फैले ITO इलाके के भूस्तरीय इतिहास की झलक दिखाने की भी व्यवस्था की गई है और इसके लिए स्टेशन पर एक अस्थायी प्रदर्शनी लगाई गई है। 90 लाख व्हीकल्स एक शहर में और शहर के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम सोच रहे मेट्रो और BRT के बारे में मैंने अभी बात किया, वो भी मुख्यमंत्री से भी चर्चा करके आगे इसका भी क्या समाधान करना देखेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के पक्ष में है हम लोग। कमजोर मानसून की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंचाई नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कम बारिश की चुनौती को एक अवसर में बदलने की हिमायत भी की। इस बीच देश के कई राज्यों में गर्मी की तपिश से लोग बेहाल रहे। वहीं मौसम विभाग ने अरब सागर में उठे ओशावा तूफान के अगले 24 से 36 घंटे में एक बड़े चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका भी जताई है। और अब आप देखते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। वरिष्ठ IPS अधिकारी RC तायल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख होंगे। गृह मंत्रालय ने तायल को DG के पद पर नियुक्ति से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। तायल 1980 बैच के असम मेघालय काडर के अधिकारी हैं। पत्रकार JD हत्याकांड में महाराष्ट्र की विशेष मकोका अदालत ने पत्रकार जिग्ना वोरा समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। गौरतलब है कि मिड डे अखबार के क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की 11 जून 2011 को मुंबई के पवी इलाके में मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्र सरकार कैंटोनमेंट एरिया में सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज के बीच अक्सर होने वाले विवादों को रोकने के लिए जल्द ही नए गाइडलाइंस लाएगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पुणे में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से राय मशवरे के बाद स्पष्ट गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहे मंगलयान से आज से 22 जून तक कोई संपर्क नहीं हो सकेगा। मंगल और पृथ्वी के बीच सूर्य के आ जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। इस दौरान मंगलयान खुद से संचालित होगा। हालांकि इसरो को भरोसा है कि ब्लैकआउट पीरियड के बाद उससे फिर से संपर्क स्थापित होगा। मंगलयान की तय अवधि मार्च में खत्म हो रही थी, लेकिन ईंधन होने से वो अब भी काम कर रहा है।
भारतीय क्रिकेट टीम एक टेस्ट मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए आज बांग्लादेश पहुंची। दोनों देशों के बीच 10 जून को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि 18, 21 और 24 जून को वनडे मैच खेले जाएंगे। कप्तान MS धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे। स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। 4 सेट तक चले कड़े मुकाबले में वावरिंका ने जोकोविच को 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से मात दी। 2014 के ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद ये उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।